उनके दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुक कायम हो चुका था, जिस पर सबसे ज्यादा परसुकून शगुफ्ता और असफंद साहिब थे। अब्रह की एक बहन और थी, वो भी शादीशुदा थी। माँ बाप बेटी के लिए बहुत फिक्रमंद थे, इसकी हालत उनसे छपी हुई नहीं थी। मगर जब से इसने हाशिब से दिल का कहा था, हर किसी ने इसके रवैये में वाज़े फ़र्क महसूस किया था। एक खुशगवार सी तब्दीली इसमें आई थी। वो मुस्कुराहट जो कहीं मादूम हो गई थी, फिर से इसके होंठों का हिस्सा बन गई थी। रमज़ान की आमद थी। शगुफ्ता बेगम की आदत थी, वो रमज़ान आने से हफ्ता पहले घर की सफाइयाँ करवा लेती थी, ताकि बाकी के हफ्ते में खाने पीने का सामान पूरा हो। जो कुछ बनाकर फरीज करना है वो कर लिया जाए, ताकि इन दिनों कोई थकावट वाला काम करने को ना हो। और रमज़ान भी सख्त गर्मी में आ रहे थे। इतवार वाले दिन अब्रह सुबह से उठकर काम वाली के साथ सफाइयाँ करवाने में मसरूफ थी। सीढ़ी पर खड़ी पर्दे उतारने में मगन थी। इसका अपना हुलिया मासियों से कम नहीं लग रहा था। खिले से बिल्लो ट्राउज़र पर ग्रीन शर्ट और ब्लैक दोपट्टा ली, बालों का ऊंचा सा जोड़ा बनाए वो लाउंज में दाखिल होते हाशिब को बहुत ही क्यूट लगी। बाजू सीने पर बांधे वो कुछ देर लाउंज की दीवार से कंधा लगाए इसे अपने काम में मगन देखता रहा। कुछ दिनों से इसे महसूस हो रहा था जैसे सानिया की बात दुरुस्त हो। हाँ, वाकई उनकी किस्मत तो अल्लाह ने जोड़ दी थी, और आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत भी वो बेदार कर रहा था। ये रिश्ता ही ऐसा होता है, ना चाहते भी वो आपको इस अंदाज से एक दूसरे के करीब लाता है कि वो लोग जिनके बारे में आप सोच भी ना सकते हों कि उनसे कभी मोहब्बत जैसा रिश्ता बंधेगा। निकाह का ये रिश्ता खुद बखुद ऐसे लोगों के लिए दिल में प्यार जग्गा ही देता है। आहिस्ता रवि से चलता वो सीढ़ी के पास आया। लाओ मैं कर दूं, वो जो अपने धयाने पर्दे को उतारने में मगन थी एकदम अपने करीब से। हाशिब की आवाज आने पर डर कर अपना तवाजुन खो बैठी, इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर नीचे गिरती। हाशिब ने तेजी से इसके बाजू पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते इसे सहारा दिया। उफ, डरा दिया अपने तो। ओ दिल पर हाथ रखे हाशिब का हाथ थामे सीढ़ियों से उतरी। किसने कहा था रात में सस्पेंस मूवी देखें? इसी का नतीजा है मेरे ख्याल में। रात में वो हाशिब और अनाया बैठे सस्पेंस मूवी देख रहे थे। इसकी वजह से ना इसे रात में नींद सही से आई, और अब अकेले लाउंज में काम करते डर भी लग रहा था। शगुफ्ता काम वाली के साथ छत पर कपड़े धुलवाने गई हुई थी। असफंद साहिब बाहर गए हुए थे। अनाया और हाशिब सो रहे थे, मगर अब अचानक से हाशिब की आवाज पर वो बुरी तरह डरी थी। मुझे क्या पता था इतनी खौफनाक होगी, और अब भी तो इतनी खामोशी से आए हैं। वो खफा नजरों से अब तक हाशिब को देख रही थी, जो सीने पर हाथ बांधे हंसते हुए इसकी उड़ी रंगत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। तो मैं क्या तबल बजाता लाउंज में आता। सोचा देखे मैडम कितनी बहादुर हैं, इसलिए दबे पांव आया। मगर अफसोस बहुत ही डरपोक निकले। इसने अफसोस से सर हिलाया। अब की सजा है कि बाकी के पर्दे आप उतारेंगे और मैं नाश्ता बनाऊंगी। मज़े से इसे सजा सुनाते वो मोड़ कर जाने लगी कि इसका दायां बाजू फिर से हाशिब के हाथ की गिरफ्त में आ गया। ये क्या मजाक है यार, प्लीज मैं अभी शावर लेकर आया हूं। आप अपना मासियों वाला काम जारी रखें, मैं खुद नाश्ता बना लूंगा। इसे वहीं रोकते वो तेजी से आगे बढ़ा। मुझे मासी कहा, वो गुस्से से पेचोताब खाते बोली। तो क्या कहूँ हुलिया, देखें अपना। इस वक्त शरीफा भी आपसे बेहतर लग रही होगी। मुड़कर इसे देखते मजीद चलाया। इसका मुंह गम की ज्यादती से खिल गया। फिर मुंह बिसोर कर बाकी का काम जल्दी जल्दी समेटने लगी। कुछ लेंगी मैम? हाशिब इसे कुर्सी घसीट कर बैठते हुए देखकर बोला। कुछ भी दे दें, और वो थके हुए लहजे में बोली। हाशिब ने स्लाइस पर मार्जरीन लगाकर उसकी जानिब बढ़ाया, साथ ही जूस का गिलास बनाकर दिया। आज बाबा मम्मी बन गए हैं, और मम्मी बाबा। अनाया उन दोनों को देखकर चहक कर बोली। दोनों ने मुस्कराकर एक दूसरे की जानिब देखा। इसी लम्हे हाशिब ने साथ वाली कुर्सी पर बैठी अब्रह के गाल की जानिब हाथ बढ़ाया। वो यकदम चौंकी। इसके चेहरे पे गिरा पलकों का बाल अपनी उंगली की पूंछ से हटाया। हाशिब की इस हरकत पर अब्रह के हाथ में थमा जूस का गिलास का नपा। जल्दी से इसे नीचे रख कर अपना सुर्ख चेहरा झुका गई, जबकि हाशिब मज़े से अनाया से बातें करने में मगन था। अपने धड़कते दिल को वो बमुश्किल संभाल सकी। हैरान कुन अखियों से हाशिब को देखा, जिसके चेहरे पर कोई और तासुर नहीं था। जल्दी से स्लाइस और जूस का गिलास खत्म करके वो वहां से उठ गई। ये क्यों हुआ था? इसका दिल हाशिब के लिए किसी और अंदाज से क्यों धड़कने लगा था?
वो तो अब किसी और शख्स से मोहब्बत का सोच भी नहीं सकती थी। फिर हाशिब के अंदाज, उफ, वो तेजी से किचन से बाहर चली गई। वो वहां ठहरना नहीं चाहती थी। रात के 2 बजे एकदम हाशिब कमरे का दरवाज़ा खटका। अब्रह ने मंदी मंदी आंखों से बेड की जानिब देखा जहां अनाया और हाशिब गहरी नींद में थे। तेजी से उठकर अपना तकिया और चादर बेड पर रखी। शगुफ्ता और असफंद नहीं जानते थे कि इस कमरे में वो दोनों कैसे रहते हैं, और ना ही कभी हाशिब और अब्रह ने उन्हें भनक पड़ने दी थी। अनाया भी अनजान थी कि मम्मी रात में बेड पर इसके पास नहीं होती। इसने कपड़ों की शिकन ठीक करके दरवाज़ा खोला। सामने शगुफ्ता बेगम खड़ी थी। क्या हो उम्मी? और वो परेशान हुई। शगुफ्ता परेशान लग रही थी। बेटा, इस्लामाबाद से भाई का फ़ोन आया है, मेरे मामू की डेथ होगी है, सुबह ज़ोहर के बाद जनाजा है, तो हम इसी वक्त निकल रहे हैं। तुम हाशिब को जग्गा दो, घर के लाक वगैरह चेक कर ले। वो जल्दी जल्दी इसे बताकर वापस मुड़ गईं। वो अना लिल्ला पड़ती हाशिब की जानिब आई। इतने महीनों में कभी इसे उठाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, न ही कभी इसका नाम लेकर बुलाने की नौबत आई थी। कुछ सोचकर बेड के करीब आई जहां वो दाईं जानिब करवट लिए अनाया के गिर्द अपने बाजू का हिसार किए लेटा था। सुने, और वो थोड़ा सा झक कर इतनी आवाज में बोली कि अनाया न जाग जाए। हाशिब टस से मिस न हुआ। झुंझला कर हाथ मरोड़ी। क्या करूं? बेचैनी उरूज पर थी। आखिर हाथ बढ़ाकर इसका कंधा होले से हिलाया, मगर बेसूद। उफ तौबा किया, मर्दों से शर्त बांध कर सोते हैं इतनी गहरी नींद। और वो दांत पेस कर बड़बड़ाई। पहले इसका बाजू अनाया के ऊपर से हटाया ताकि जोर से हिलाए तो कहीं अनाया ना उठ जाए। हाशिब उठी भी, अब की बार उसके कान के करीब मुनकर जोर से कंधा हिलाया। क्या हो गया है? वो यकदम हड़बड़ा कर उठा। अब्रह तेजी से पीछे ना होती तो यकीनन दोनों के सर जोर से टकराते। मम्मी के इस्लामाबाद वाले मामू की डेथ हो गई है, अभी काल आई है। डैडी और मम्मी इस्लामाबाद के लिए अभी निकल रहे हैं। आप जरा सारे घर के लॉक्स लगा ले। इसने तफसील बताई। कितनी गहरी नींद है आपकी? और वो जो बेड से उतरकर स्लीपर पहन रहा था, इसकी बात पर मुस्कराकर उसकी जानिब देखा जो सोफे पर बैठी इसको देख रही थी। अभी तक कोई नींदें चुराने वाली जो जिंदगी में नहीं आई। इसकी शरारत भरी आवाज पर एक साकित निगाह इसने हाशिब पर डाली जो कमरे से बाहर जा रहा था। सर झटक कर दिमाग में आने वाले ख्यालात से जान छड़ाई और खुद भी बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। परसों इंशाअल्लाह वापसी हो जाएगी हमारी। 2 दिन बाद रोजे हैं। तुम खुद को ज्यादा कामों में मत थकाना। और हाशिब, तुम कल जरा जल्दी घर आ जाना। परेशान नहीं करना मेरी बेटी को। और गाड़ी में बैठते हुए शगुफ्ता ने दोनों को हिदायतें दी। जैसे आपका हुक्म, इसने माँ के सामने सरखम किया। अच्छा बेटा, अल्लाह की अमा में। वो उन्हें प्यार करती गाड़ी में बैठ गई। मम्मी पहुंच के कॉल कर दीजिएगा। दरवाज़ा बंद करने से पहले अब्रह ने उन्हें ताकीद की। जरूर बेटा। वो दोनों इनकी गाड़ी गेट से निकलने तक पोर्च में ही खड़े रहे। जैसे ही गाड़ी निकली और चौकीदार ने दरवाज़ा बंद किया, वो दोनों अंदर की जानिब बढ़े। अब्रह सीढ़ियां चढ़कर कमरे में आ गई जबकि हाशिब सब लॉक्स चेक करने लगा। अभी वो अपना तकिया और चादर वापस सोफे पर रख रही थी कि हाशिब कमरे में आया। मैं कोई खूनखार शहजादा नहीं जो आपको बेड पर लेटने से खा जाएगा। अपनी जगह पर आकर लेटिए। वो इसे लतीफ सा तंज कर गया। अब्रह बे-इख्तियार हंस पड़ी। शहजादे खूनखार नहीं होते, ए शरारत से कहती इसकी तस्हीह करने लगी। हाशिब ने कड़ी नज़र इसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली। इस बात पर कितने दांत निकले हैं। चुलू आपको और खुश करने के लिए खूनखार जिन कह लेता हूं। अब खुश और लेटते हुए इसका चेहरा नजरों के हिसार में रखा। अब की बार वो खिलखिलाई। दैट्स बेटर। मुस्कुराते हुए लाइट ऑफ करती अपनी जगह पर लेट गई। हाशिब ने गहरी सांस भरी और करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। मम्मी, बाबा अभी तक नहीं आए। अगले दिन बजाय शाम में आने के रात 10 बजे तक भी हाशिब घर नहीं आया था। पहले 2 मर्तबा ऑफिस कॉल करने पर अब्रह को पता चला कि मीटिंग चल रही है और अब 10 बज चुके थे। वो इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं था। वो दोनों इस वक्त अकेली थीं। काम करने वाले लड़के और मासी दोनों को वो उनके क्वार्टर में भेज चुकी थी। चौकीदार अलबत्ता गेट पर ही मौजूद था, लिहाजा खौफजदा होने की बात नहीं थी। मम्मी, अब बाबा को मोबाइल पर कॉल कर ले। अनाया हाशिब को बुरी तरह मिस कर रही थी।
अनाया की बात पर इसने तेवग निगला, इसके पास तो हाशिब का नंबर ही नहीं था, ना कभी लेने की इसने ज़रूरत महसूस की थी। फिर ख्याल आया डैडी ने सबके नंबर्स फ़ोन डायरी में लाजमी लिखे होते हैं। जल्दी से नंबर निकाल कर मिलाया। बेल जाती रही मगर वो उठा नहीं रहा था। दोबारा ऑफिस के नंबर पर किया मगर तो पता चलो तो 9 बजे का जा चुका है। अब्रेह की परेशानी अब उरूज पर थी। तरह तरह के वसवसे सताने लगे। क्या हुआ उम्मी? अनाया बमुश्किल नींद भगा रही थी। कुछ नहीं बाबा, फ़ोन नहीं उठा रहे। अब सो जाओ बेटा, बाबा आ जाएंगे थोड़ी देर तक, इसे तसल्ली देते अपना दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। नहीं बाबा आएंगे फिर सोंगी, और वो जिद्दी लहजे में बोली। टांगें सोफे पर रखे, सर पास बैठी अब्रेह की गोद में रखे वो नींद से लड़ रही थी। अब्रेह कुछ देर पहले ही नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। जल्दी जल्दी जो कुछ समझ आया पढ़ना शुरू हो गई। दिल था कि खौफ में मुब्तला हुआ जा रहा था। अभी ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ था जब इसी तरह सारिम रात में देर से ऑफिस से निकला था और फिर भी घर वापस नहीं आ सका था। वो खौफ से आंखें मैच की। नहीं अल्लाह प्लीज नहीं, मैं अब दोबारा इस तकलीफ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुझसे अब ये सहारा मत छीने प्लीज अल्लाह। दिल में दुआएं और मुंह पर वुर्द जारी था कि इतनी देर में बाहर हार्न की आवाज आई। वो दोनों तेजी से बाहर की जानिब लपके। पोर्च में गाड़ी आते देखकर वो लान के पास बनी सीढ़ियों के पास ही रुक गई। हाशिब गाड़ी से उतरकर इसे लाक करके इन दोनों की जानिब देखता तेजी से इनकी जानिब बढ़ा, मगर अब्रेह तो इसकी शर्ट पर लगे खून को देख हवास बाख्ता हो गई। ये क्या हुआ है? क्या हुआ है आपको? आप अब ठीक हैं? इस लगा अब इसके हवास जवाब दे जाएंगे। हाशिब के बाजुओं और सीने को टटोलते वो खौफ से कांपती आवाज में बमुश्किल कह पाई, अब्रेह मैं ठीक हूँ यार। वो इसे संभाल नहीं पा रहा था जो अपने मुंह पर हाथ रखे फटी फटी मुखों से इसकी खून आलूद शर्ट को देख रही थी। ये क्या हुआ है? ये खून कैसा है? रोते हुए वो इसकी शर्ट को देखकर बोली। अंदर चलिंग बताता हूँ। अनाया भी माँ के रिएक्शन पर खौफजदा हो रही थी। अब्रेह अंदर चली, वो इसके कंधों पर हाथ रखे जैसे इसे घसीट कर अंदर लाया था। अब्रेह को लगा इसके कदमों से जान निकल गई हो। अंदर लाकर इसे सोफे पर बिठाकर उसके लिए पानी लाया। मुझे बताएं ये क्या हुआ है? कहाँ चोट लगी है? कैसे हुआ है ये सब? इसका रोना कम होने में नहीं आ रहा था। हाशिब उसके अंदाज पर खुद को रोक नहीं पाया। इसके करीब दो जानू बैठकर उसके चेहरे को थामकर अपने लब इसके माथे पर रख दिए जिसके आंसू भल भल गिर रहे थे। मैं ठीक हूँ। एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसे लेकर हॉस्पिटल गया था, इसी का खून लग गया है। कहते साथ ही अपनी शर्ट उतारकर इसे दिखाया, कहीं कोई चोट नहीं थी। कर्ब से आंखें भींचकर वो भी सोफे से उतरकर नीचे बैठती, मुंह पर हाथ रखे हाशिब के बाजू पर सर रखे बिलक बिलक कर रो दी। दूसरे बाजू के हल्के में इसने डी सहमी अनाया को लिया। मैं बहुत डर गई थी हाशिब, बहुत ज्यादा। बमुश्किल अपने आंसुओं पर बंध बांध कर उसके बाजू से सर उठाकर वो इसकी जानिब देखकर बोली। हाशिब को लगा आज वो अपना सब कुछ इसके आगे हार गया है। अपने फोन भी नहीं उठाया और वापस सर उसके बाजू पर रखे एक हाथ से मजबूती से वही बाजू थामे वो अब भी खौफ से कांप रही थी। बस निकले तो एक्सीडेंट हो गया। मुझे कॉल अटेंड करने का टाइम नहीं मिला, सोचा आकर ही आपको बताऊंगा। अनाया पर अब नींद का गलबा तारी हो रहा था। अनाया को नींद आ रही है, इसका दिल तो नहीं कर रहा था कि ये लम्हा कभी खत्म हो, मगर झूलती अनाया की खातिर इसने अब्रेह से कहा। आहिस्ता से वो हाशिब से अलग हुई, अनाया को गोद में लिया। खाना खाएंगे? और जाने से पहले पूछा। नहीं, ऑफिस में खा लिया था। वो इसे उठते देखकर खुद भी उठता दरवाजे लाक करने मुड़ा। कमरे में आकर अनाया को बेड पर लिटाकर वो भी साथ लेट गई। इसे लगा अभी भी उसके असाब झुंझुना रहे हो। उन चंद लम्हों में वो जिस ज़हनी अजियत से गुजरी थी ये वही जानती थी। किसी अपने के छन जाने का खौफ बहुत शदीद था। अभी वो अपनी कुछ देर पहले की कैफियत को ही सोच रही थी कि हाशिब कमरे में दाखिल हुआ। एक खामोश नज़र इस पर डालकर वो वाशरूम की जानिब बढ़ गया। अब्रेह के असाब रिलैक्स हुए तो नींद का गलबा तारी होने लगा। आहिस्ता से सर अनाया के करीब रखे वो आंखें मूंद गई। हाशिब जिस वक्त शावर लेकर बाहर आया अब्रेह गहरी नींद सो चुकी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि अब्रेह इसके लिए इस कदर भी परेशान हो सकती है।
जिस तरह इसने रिएक्ट किया था हाशिब का दिल किया इसे खुद में समेट ले। इसके महसूसात भी हाशिब के लिए बदलने लग गए थे। लाइट ऑफ करता वो बेड पर आकर लेटा। कितनी देर इसे सोते हुए देखता रहा। इसके गाल पर आने वाले बालों को हाथ बढ़ाकर पीछे हटाया। दिल किया था कि आज इसे बता दे वो इसके लिए कितनी खास हो चुकी है, और उससे पूछे क्या वो भी इसके लिए इतना अहम हो गया है कि वो इसके लिए यूं बे-इख्तियार हो गई। इतने आंसू बहा डाले। जिस तरह तशक्कुर का एहसास ली वो इसके बाजू से लिपटी थी, वो एहसास अब तक इसके बाजू पर वैसे ही तरोताज़ा था। इसे देखते देखते हाशिब को कब नींद उमड़ आई पता ही नहीं चला। रात में किसी पहर उसकी आंख खिली तो अपना बाजू किसी की गिरफ्त में महसूस किया। न जाने रात के किस पिल अनाया के ऊपर रखे हाथ को बढ़ाकर उसने मजबूती से हाशिब का बाजू थाम लिया था, जैसे इसे कहीं जाने ना देना चाहती हो। हाशिब ने अब की बार पूरी आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। क्यों जान लेने के दर पे हो, होले से सरगोशी करते इसका हाथ थाम कर लबों से लगाया। फिर इसी हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कभी के सुने हुए कुछ अल्फाज ज़हन के पर्दे पर झिलमिलाए। आई वॉच्ड यू स्लीपिंग क्वाइटली इन माई बेड। You don't know this now, but there's some things that need to be said. And it's all that I can hear. It's more than I can bear. Would you know how to fix me? What if I went and lost myself? Would you know where to find me? If forgot who I am? Would you please remind me? Oh, cause without you things go hazy. और इसे लगा था अब अब्रह के बना हर चीज़ वाकई धुंध में लिपट जाएगी। वो इसकी जिंदगी का लाजमी जुज़्व बन गई थी। इसे लगा अब कुछ ही वक्त रह गया है इसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने में। सुबह वो काफ़ी देर तलक सोती रही। आंख खिली, नज़र सीधी हाशिब की साइड वाली जगह पर गई तो वो खाली थी। रात वाला खौफ अब भी उसके दिल में बिराजमान था। तेजी से उठकर टाइम देखा तो दिन के 11 बज रहे थे। इसका मतलब है हाशिब मुझे जगाए बना ऑफिस चले गए। इसने दिल में सोचा। अनाया भी अभी तक सो रही थी। मोबाइल उठाकर हाशिब को फ़ोन मिलाया। रात में ही इसका नंबर डायरी से सेव कर लिया था। अस्सलाम अलैकुम। हाशिब की जिंदगी से भरपूर आवाज़ सुनकर अजीब सा तमानियत को एहसास जागा था। ओ अलैकुम सलाम। आपने मुझे उठाया ही नहीं। नाश्ता किया था। फिक्रमंद लहजा हाशिब को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। कब वो इसके लिए इतना अहम हुआ था वो जान ही नहीं सका। जी जनाब, नाश्ता कर लिया था। अब रात में इतनी डिस्टर्ब बढ़ रही थी कि सुबह मेरा दिल नहीं किया कि आपको उठाकर आपकी नींद खराब करता। सोचा बेगम थोड़ी देर सो जाएं तो शायद कुछ तबीयत बेहतर हो। हाशिब का मीठा लहजा आज इसे और भी मीठा लगा था। लफ्ज़ बेगम ने इसे साकित किया था। अब्रह जिंदगी में हादसात आते हैं मगर उन्हें खुद पर इतना तारी नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं कल मेरी भी गलती थी। जब ऑफिस से निकला था तब मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि आप इस बुरी तरह परेशान होगी। इस सब के लिए सॉरी। न जाने वो ये सब क्यों कह गया। मम्मी और डैडी होते तो शायद इतना परेशान ना होती। अकेली थी तो बस अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे। इम सॉरी टू, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आपका ऐसे रिएक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वाक़े का ये फ़ायदा तो हुआ कि आपको खूनखार जिनके बेड पर लेटने से कल रात डर नहीं लगा। आप खूनखार तो नहीं, वो इसकी हिमायत में बोली। यानी नर्म दिल शहजादा हूं। अब ये ना कहना नर्म दिल शहजादे नहीं होते। वो इसे चिढ़ाने लगा। हाय हा, नहीं, शहजादे नर्म दिल होते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको शहजादा बनने का इतना शौक क्यों है। वो भी शरारत से बोली। मैं बादशाह बनने को भी तैयार हूं मगर शर्त यह है कि आप मेरी मलिका बने। इसकी बात पर वो बलश कर गई। अच्छा, अब मैं फ़ोन बंद कर रही हूं, अनाया को नाश्ता देना है। वो साफ दामन बचा गई। ओके, अल्लाह हाफिज। इसकी हालत पर महजूज होते वो फ़ोन बंद कर गया। रमज़ान के पहले चंद रोज़े तो बहुत मसरूफ़ गुजरे। सहरी की तैयारी, इबादतें और फिर दिन भर इफ्तारी की तैयारी में गुजर जाता। अब्रह ने रमज़ान के बाबरकत महीने में दिल से अपने और हाशिब की बेहतरी के लिए दुआ की। इसे लगा अब वो इस रिश्ते को महसूस करने लग गई है। दिल में कहीं कहीं ये ख्याल जागता कि क्या वो सारिम के साथ बेवफाई तो नहीं कर रही। यही एक सोच इसे पूरी तरह हाशिब की जानिब बढ़ने नहीं दे पा रही थी। इसकी अपनी जिंदगी में हैसियत को तो वो इसी रात महसूस कर गई थी जब वो देर से आया था, मगर वो इस सब का सामना अभी करने को तैयार नहीं थी।
इसके अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ रही थी। वो सिद्क दिल से अल्लाह से रहनुमाई की दुआ मांग रही थी। इसने ये रिश्ता जोड़ते यही सोचा था कि बस वो हाशिब का नाम अपने नाम के साथ इस्तेमाल करेगी, मगर उसकी जिंदगी में वो इस तुमतुराक से शामिल हो जाएगा, ये इसके वहम व गुमान में भी नहीं था। वो सारिम के बाद ये सोच चुकी थी कि अब वो किसी और मर्द से मोहब्बत नहीं कर सकती, जबकि हाशिब न सिर्फ इसे मोहब्बत की जानिब खींच रहा था, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी पूरी ज़ात पर काबिज हो रहा था। इस रात हाशिब की फूफो के यहाँ उनकी इफ्तारी थी। बहुत से रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को बुलाया हुआ था। ला में भरपूर इंतज़ाम था। सफ़ेद और फिरोज़ी पपलम और ट्राउज़र में दोपट्टा करीने से सर पर ली मोतियों के खूबसूरत इफ्ज़ी पहने वो हाशिब के लिए इम्तिहान बनी हुई थी, जो खुद भी वाइट शलवार कमीज़ में बेहद वजी लग रहा था। हल्की सी शेव ने इसकी खूबसूरती को कुछ और बढ़ा दिया था। हाशिब से निकाह के बाद अब्रेह पहली मर्तबा किसी गेट टुगेदर में आई थी। खुशगवार माहौल में इफ्तारी की गई, साथ ही बूफे का इंतज़ाम भी था। वो अनाया को एक टेबल पर लिए खाना खुला रही थी कि अपने पीछे से आती कुछ औरतों की बातों पर सुन रह गई। तुमने देखा अब्रेह को? एक औरत की आवाज़ आई। हाँ, और हाशिब को देखा है। उफ, मुझे तो अफसोस होता है कैसे माँ बाप ने अपने बेटे पर बहू और पोती को तरजीह दे दी। बेचारा हाशिब माँ बाप के मजबूर करने पर भाभी के प्ले बंध गया। तुम्हें याद है कितनी दोस्ती थी हाशिब और सानिया की, एक दूसरे के लिए बेहतरीन थे। बेचारी सानिया भी इतनी दिलबर्दाश्ता हुई कि मुख ही छोड़ गई। ये आवाज़ सानिया की खाला की थी। मैंने तो सुना था कि वो अपने किसी कोर्स के लिए वहाँ गई है। अरे नहीं, कोर्स तो एक बहाना था। वो इतनी डिप्रेस थी हाशिब के निकाह वाली खबर पर कि कोर्स का बहाना बनाकर इस मुख से ही चली गई। और हाशिब को देखो ना, कटा कटा सा है अब्रेह से। जाहिर है कितना मुश्किल है अपने भाई की बीवी को बीवी मानना। उनकी बातों से अब्रेह को लगा उसका दिल चीर दिया हो किसी ने। जैसे तैसे अनाया को खाना खुलाकर वो शगुफ्ता के पास गई। मम्मी चली, अब वो खुद पर बड़ी मुश्किल से जब्त कर रही थी, वरना दिल कर रहा था यहीं पर फूट फूट कर रू दे। अगर ये सब सच था तो वो अब तक बेवकूफ़ बुनती रही थी। हाशिब के हाथों ये अपने दिल के हाथों, वो तो शायद हमदर्दी कर रहा था जिसे इसने खुद कोई और रंग दे दिया था। वो पछता रही थी अब। शगुफ्ता हाशिब की फूफो की नंद के साथ बातों में मसरूफ थी। इसी लम्हे हाशिब भी उनके करीब आया। अब्रेह को देखकर इसे महसूस हुआ जैसे वो कुछ अपसीट है। अरे हाशिब, फिर कब अनाया के बहन अभाई आ रहे हैं? हाँ, अब तो हमें किसी अच्छी सी खुशखबरी का इंतज़ार है। उनकी बात सुनकर अब्रेह का दिल किया यहाँ से अभी और इसी वक्त भाग जाए। पता नहीं लोगों को दूसरों की जिंदगी के बारे में जाने का इतना शौक क्यों होता है, इसने तल्खी से सोचा। इंशाअल्लाह जल्दी ही। असल में बेगम इतनी नाजुक सी है, उन पर फ़िल हाल अनाया की ही जिम्मेदारी काफ़ी है। अब्रेह के कंधों पर बाजू फैलाते इसे खुद से करीब करते वो निहायत मोहब्बत से बोला, भाई मोहब्बत करने वाला शौहर हो तो तुम जैसा। वो हाशिब को सराहने लगे। अब्रेह को हाशिब का बाजू इस लम्हे बोझ महसूस हुआ। अच्छा भी, अब हमें इजाज़त दो। अनाया को भी शदीद नींद आ रही है। शगुफ्ता बेगम ने उठते हुए इजाज़त ली। हाशिब भी उन खातून से मिलने के लिए आगे बढ़ा। कंधे से हाथ हटते ही अब्रेह को लगा इसने अब खिलकर सांस ली है। इस माहौल से इसका दिल शदीद घबरा रहा था, दम घट्टा महसूस हो रहा था। वो जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। अच्छा भी, अब हमें इजाज़त दो। अनाया को भी शदीद नींद आ रही है। शगुफ्ता बेगम ने उठते हुए इजाज़त ली। हाशिब भी उन खातून से मिलने के लिए आगे बढ़ा। कंधे से हाथ हटते ही अब्रेह को लगा इसने अब खिलकर सांस ली है। इस माहौल से इसका दिल शदीद घबरा रहा था, दम घट्टा महसूस हो रहा था। वो जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। मैंने उन्हें खामोश करवाने के लिए वो सब कहा था। मैं जानता हूँ उन ख्वातीन के पास इस तरह के टॉपिक के अलावा और कोई बात नहीं। आपको बुरा लगा है तो इम सॉरी, वो उलझता हुआ मध्यम लहजे में बोला। हाँ, बहुत बुरा लगा था मुझे, और आइंदा में इस किस्म की किसी तकरीब में नहीं जाऊंगी। इसके अदुरुस्त लहजे पर वो हक्का बका रह गया। खाना खाने से पहले तक वो बिल्कुल ठीक थी। क्या हुआ है अब्रेह? किसी ने कुछ कहा है? वो अपने ददियाल से वाकिफ था। वो किसी को खुश देखने वालों में से नहीं थे, इसलिए वो खुद भी बहुत कम इस तरह के गेट टुगेदर में जाता था। इसकी गोद में रखे हाथ पर अपना भारी हाथ रखते इसने होले से दबाया, मगर अब्रेह तो जैसे फट पड़ी।
कुछ नहीं हुआ, मुझे बस दिमाग खराब हो गया है मेरा। ई बुरी तरह इसके हाथ को झटक कर वो आंखों पर हाथ रखकर सर सीट की पुश्त पर रखकर खामोश हुई, जैसे अब मजीद कोई बात नहीं करना चाहती। हाशिब को सुबकी महसूस हुई। गुस्से से इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अगले दिन इफ्तारी से कुछ देर पहले वो घर आ गया था। कपड़े बदल कर लाउंज में आया, मगर माँ के अलावा और कोई नजर नहीं आया। अब्रह और अनाया कहाँ हैं? माँ से इस्तफसार किया। तुम्हें नहीं पता? उन्हें ने हैरत से इससे सवाल किया। क्या मतलब क्या नहीं पता? और वो भी उलझा। वो तो सुबह में ही अपनी उम्मी की तरफ चली गई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बस इसीलिए कह रही थी कुछ दिन रहकर आऊंगी, उन्होंने तफसील से बताया। इसके अंदर इश्तियाल की शदीद लहर उठी। बस खामोशी से माँ को देखा। मैं थोड़ी देर लेटने जा रहा हूँ, थके हुए लहजे में कहता वो सीढ़ियाँ चढ़ गया। कमरे में आते ही अब्रह का नंबर मिलाया। जबले भयंचे वो इसके काल उठाने का मुंतजिर था। छठी बैल पर आखिर काल पक हो गई। अस्सलाम अलैकुम, सपाट लहजा सुनाई दिया। ओ अलैकुम सलाम। अगर आपने जाना था तो कम अज कम मुझे बता ही देती। ना मुझे कोई काल की ना कोई मैसेज, इसने शको किया। मम्मी से पूछ कर आई हूं, दूसरी जानिब लहजे में कोई लचक नहीं आई। मैं आपका कुछ नहीं लगता। यहां सिर्फ मम्मी और डैडी से ही आपका रिश्ता है, बालाखर वो तेज लहजे में बोला। जी, उन्हीं से रिश्ता है। दूसरी जानिब का जवाब सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ गया। फिर इस घर में रहते हुए मेरे कमरे में आपकी मौजूदगी किस सिलसिले में है? वो फिर से काटदार लहजे में बोला। दूसरी जानिब अब्रह ने बड़ी मुश्किल से आंखों में उमड़ आने वाले आंसू रोके। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अगर आपके पास टाइम है। कुछ सोचते इसने वो सब कहने का फैसला किया जो वो रात से अब तक सोचे हुए थे। जी जरूर, हाशिब का गुस्सा थमा। अब दूसरी शादी कर लें प्लीज। मुझे और अनाया को सिर्फ आपके नाम का ही सहारा चाहिए। वो अब दे चुके हैं, इससे ज्यादा की हमें ख्वाहिश नहीं। आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी शुरू करें किसी ऐसी लड़की के साथ जो आपको डिजर्व करती है। हमारे साथ आपकी जिंदगी खुशगवार हरगिज नहीं गुजरेगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं यहाँ उम्मी की तरफ रहूंगी, अब वापस नहीं आऊंगी। हाँ, आप अनाया को जब मर्जी आकर मिल ले, और कुछ देर के लिए ले जाना चाहिए तो भी मुझे कोई मसला नहीं। मगर अब वीट क्या कह रही हैं? दिमाग सही है आपका? सोचे समझे बना जो दिल कर रहा है बोल रही हैं। आपको किसने कहा मुझे दूसरी शादी की जरूरत है? मैं जानती हूं आप ये रिश्ता सिर्फ मम्मी डैडी के मजबूर करने पर निभा रहे हैं, और जाहिर है ऐसा अब नॉर्मल ताल्लुक कोई मजबूर करने के सबब ही निभा सकता है। मगर मैं आपको इजाजत देती हूं, कभी मुझे आपकी दूसरी शादी से कोई मसला नहीं होगा। आप जब चाहे करें, और ना ही मैं आपकी शादीशुदा जिंदगी पर असर अंदाज होंगी। आपने मेरे लिए अभी तक जितना किया मैं तो इसका एहसान नहीं दे सकती। तो अब्रह क्या हो गया है आपको? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। क्यों मुझे पागल करना चाहती हो? मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। वो अपने इश्तियाल को बमुश्किल काबू करके बोला। नहीं, आप यहां नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो मैं कभी भी आपसे नहीं मिलूंगी। मुझे आपसे अब कभी जिंदगी में सामना नहीं करना। बस आप जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजारी, मुझे इस पर कभी कोई एतराज नहीं होगा। इसकी बात सुनकर हाशिब ने किशन उठाकर सामने दीवार पर मारा। यू गॉन मीड। मैं बिल्कुल इस किस्म की कोई बात नहीं सुनूंगा। क्यों कर रही हो अब्रह? कोई गलत फहमी है? किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ यार, इस तरह से मत करो। मुझे अपनी जिंदगी में किसी को नहीं लेकर आना। और वो जब्त करके बोला। मेरी बातों को अच्छे से सोचें। मेरे साथ जिंदगी गुजार कर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं सारिम की जगह किसी को नहीं दे सकती। बेहतर है आप अपनी जिंदगी का कोई बेहतर फैसला कर लें। बस एक ही दरख्वास्त है, अपने नाम को मेरे नाम से कभी मत चाहिएगा। रुंधी आवाज में कहते इसने मोबाइल बंद करके ऑफ कर दिया। दूसरी जानिब वो शशदर खड़ा रह गया। फिर गुस्से में आकर वो तकिया उठाकर दूर फेंका जो अब्रह इस्तेमाल करती थी। हेलो मजनू, कैसे हो? 2 दिन हो चुके थे अब्रह को गए हुए। इसके तल्ख जुमलों की बाज़गश्त हाशिब को शदीद तकलीफ से दो चार कर रही थी। वो ना कुछ सुन रही थी, ना हाशिब से मिलने को तैयार थी,
और यही बात हाशिब को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। इस वक्त भी वो ऑफिस से जल्दी घर आकर अपने कमरे में मुनस्सर लपेटे पड़ा था। दरवाजे नाक हुआ, इसने कोई तवज्जो ना दी। फिर दरवाज़ा खिलने की आवाज़ पर भी इसने मुंह पर से तकिया नहीं हटाया, मगर फिर कमरे में गूंजने वाली आवाज़ ने इसे तकिया हटाने पर मजबूर कर दिया। वो हैरत से उठता दरवाजे के फ्रेम में खड़ी सानिया को देखकर बेड से उतरा। आजुम मुस्कुराते हुए इसने इजाज़त ली। हाँ ना यार आओ, और वो इसे अंदर आने का इशारा करके लाइट ऑन करने लगा। कब आई तुम? इसे सामने वाले सोफे पर बैठते देखकर पूछा। कल आई हूँ। सेमेस्टर में थोड़ा सा ब्रेक मिला था, सोचा जल्दी से पाकिस्तान से हो आती हूँ, ईद भी सबके साथ गुजार लूंगी। वो इसके कमरे का जायजा लेते हुए बोली। अच्छा किया। बेड पर बैठता वो इसके अक़दाम को सराहने लगा। बेगम के मैं के जाने पर इतने उदास हो? कुछ देर पहले ही आई थी तो आंटी ने बताया मियाँ मजनू बेगम की गैर मौजूदगी में बहुत उदास है। सोचा चलूँ तुम्हें कंपनी दे आऊं। प्लीज सानिया चेंज दी टॉपिक, जिस बेजारी से वो बोला। सानिया को इसकी तवक्को नहीं थी। क्या हुआ है? खैरियत से ही गई है ना अब्रह? इसने मशकूक अंदाज से हाशिब को देखा। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मेरी तरफ से जहां मर्जी जाए, और ना ही मुझे इतनी फुर्सत है कि किसी के लिए रोग लेकर बैठ जाऊं। सख्त लहजा सानिया को बता गया कि कुछ गड़बड़ है। हाशिब सीधी तरह बताओ क्या हुआ है। देखो फजूल में कोई बेवकूफ़ी मत करना। बेवकूफ़ी में नहीं वो कर रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी हैसियत को कबूल कर रही थी। बहुत हद तक वो नॉर्मल हो चुकी थी। मेरी मानी खेजी में कही जाने वाली बातों पर इसका बलश करना मुझे समझ नहीं आ रही इसे हुआ क्या है। किसने इसके दिमाग में ये खन्नास भरा है? वो मुझसे मिलने को तैयार नहीं। मम्मी को भी शक हो गया है कि कोई मसला है, मगर मैंने अब सोच लिया है कि ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। इसे बहुत शौक है अकेले जिंदगी गुजारने का, तो वो रहे अकेली। अब मैं वाकई दूसरी शादी करूंगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं अगर मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूं? सानिया जो अभी इसकी बातों को ही सोचे जा रही थी, आखिर में की जाने वाली ऑफर पर इसका दिल किया हाशिब का सर फाड़ दे। और फिर बरमला इसने कह भी दिया, सर तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर कोई बकवास की तो। वो किसी गलत फहमी का शिकार है। इसे समझने की कोशिश करने की बजाय तुम इससे जिद बांध रहे हो। ये है तुम्हारी मोहब्बत? और वो तासुफ से इसे देखकर बोली। हाँ, क्योंकि मैं इसे हरगिज इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरी मोहब्बत को वो हमदर्दी और तरस में लिपटाकर मेरे मुंह पर मारे। मैं इससे बात करती हूँ, सानिया ने कुछ सोच कर कहा। नहीं, अब कोई इससे कोई बात नहीं करेगा। अब इसके पास मेरी दूसरी शादी का कार्ड जाएगा, फिर उसका दिमाग सीधा होगा। वो अब तक गुस्से में था। शट अप हाशिब, खबरदार तुमने ऐसी कोई अहमकाना हरकत की। वो इसे टोक कर बोली। फिर कुछ और कहने से पहले इसके कमरे से उठकर बाहर गई, मगर दिल में सोच लिया कि इसे क्या करना है। वो कब से खामोश कमरे में लेटी थी। खटके की आवाज़ पर दरवाजे की जानिब देखा तो माजबी बेगम, इसकी उम्मी, कमरे में दाखिल हुई थी। जब से आई थी अजीब परेशान थी। उनको कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। पहले पहल तो वो यही समझी कि वैसे ही रहने आई है, मगर कल शगुफ्ता ने जब उनसे फ़ोन पर पूछा कि उनकी तबीयत अब कैसी है तो वो हैरान रह गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, आपको किसने कहा कि मैं बीमार हूँ? वो उलझन भरे अंदाज में बोले। उलझ तो शगुफ्ता भी गई थी। मुझे अब्रह ने कहा था कि उम्मी की तबीयत ठीक नहीं तो कुछ दिन रहने जा रही हूँ। मैं मसरूफियत की वजह से आपको कल फ़ोन नहीं कर सकी, उन्होंने तफसील से बताया। अच्छा, वो परेशान हुई। चलिए कोई बात नहीं, आपसे मिलने को दिल कर रहा होगा। शगुफ्ता बेगम ने एकदम बात बनाई। 2-4 और बातें करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब इस वक्त वो अब्रह से असल वजह पूछने आई थीं। वो उन्हें बेड की जानिब बढ़ता देखकर उठ बैठी। अब्रह, क्या बात है बेटा, जब से आई हो परेशान हो? हाशिब ठीक है। इसके पास बैठते इसके घुटने पर हाथ रखकर उन्होंने तशवीश से इसे जर्द मुरझाए हुए चेहरे की जानिब देखा। कुछ नहीं हुआ उम्मी, में ठीक हो। तो फिर इस तरह से सारा दिन कमरे में क्यों पड़ी रहती हो? हौला रही हो तुम मुझे। अपना चेहरा देखा है तुमने किस कदर जर्द और बेरौनक हो रहा है। कोई परेशानी की बात है तो मुझे बताओ। उन्होंने तफक्कुर से इसके बाल संवारे। कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही, इसने उन्हें टाला चाहा। अच्छा, अपने घर कब जाना है?
उन्होंने वैसे ही पूछ डाला कि आखिर कुछ तो बताएगी। आपको इतनी भारी लग रही हो, नरुटेई लहजे में बोली। बेवकूफ़ बेटियां माँ बाप को कभी भारी नहीं लगती, मगर यूं आकर बैठना भी अजीब सा लगता है। बेटियां शादी के बाद अपने घरों में ही अच्छी लगती है। उनकी बात पर उसने एक खामोश नज़र उन पर डाली। मैं अब कभी कहीं नहीं जाऊंगी। इसकी बात पर उनका शक यकीन में बदल गया। क्या फजूल बात कर रही हो? सही कह रही हो, मेरा इस घर में कयाम बस यहीं तक था। अब मुझे कभी वहां वापस नहीं जाना। वो घर मेरा नहीं है। क्या आप मुझे यहां रख लेंगी? शादी के बाद बेटियां किस कदर मजबूर हो जाती हैं, वो घर जहां उम्र का आधा हिस्सा गुजरा होता है। शादी के बाद वहां ज्यादा देर रहने पर भी दुनिया के एतराज़ात का मुंह खिल जाता है। वो घर अजनबी लगता है जहां रहने के लिए भी माँ बाप इजाज़त लेनी पड़ती है। सही कहते हैं, औरत का कोई घर नहीं होता, और ये बात आज अब्रेह को सच लग रही थी। मेरी जान, तुम जब तक चाहे रहो, मगर मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है आखिर। वो बेबसी से इसको देख रही थी, जिसकी आंखों में अब आंसू जमा होने लगे थे। इससे पहले कि वो कुछ कहती, दरवाज़ा पर नाक हुआ। दोनों की नज़र दरवाजे की जानिब उठी, जहां सानिया चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। अरे सानिया, कब आए तुम? अब्रेह तेजी से आंखें साफ करते हुए बेड से नीचे उतरकर उसकी जानिब बढ़े। बस यार, कुछ दिन पहले ही आई। ताईजान की तरफ गई तो पता चला तुम यहाँ आई हो। सोचा यहीं आकर मिल लूं। वो मुस्कुराते हुए पहले अब्रेह से और फिर माँ जबीन से मिली। आंटी प्लीज ज्यादा तकल्लुफ मत कीजिएगा, और मेरी प्री को भी भेज दें। बहुत याद आती है। वो मुस्कुराते हुए वो अनाया का जिक्र मोहब्बत से करने लगी। जरूर, बस नाना के पास है, अभी भेजती हूँ। और मैडम, तुम यहाँ क्यों डेरे डाल के बैठी हो? वो पहले भी अब्रेह के साथ बहुत बेतकल्लुफ थी, अब भी इसी अंदाज में बात कर रही थी। बस वैसे ही वो दोनों इस वक्त अब्रेह के बेड पर आमने सामने बैठी थीं। अब्रेह, क्यों बेवकूफ़ी कर रही हो? वो मलामत भरी नज़रों से इसे देखकर बोली। क्या मतलब? वो नज़रें चरा गई। तुम अच्छी तरह जान गई हो कि क्या मतलब। वहां वो गुस्से में भरा बैठा है, आखिर हुआ क्या है? वो इसका हाथ मोहब्बत से थाम कर बोली। मैं उन्हें सूट नहीं करती सानिया, और ये मैं नहीं, लोग कहते हैं। फिर वो सब अब्रेह बताती चली गई, जो इस शाम उसने सानिया की खाला और उनके साथ बैठी खातून को कहते सुना था। सानिया इसकी बातें सुनकर सर पकड़कर बैठ गई। तुम खुद सोचो सानिया, अभी तो मैं हाशिब से शादी के बाद पहली बार किसी गेट टुगेदर में गई थी। अगर हम इकट्ठे रहे तो न जाने कितनी बार ऐसे सब लोगों का सामना करना पड़ेगा, और इसमें झूठ भी नहीं है। हाँ, हाशिब मेरा ख्याल रखते हैं, मगर ये हमदर्दी है, और इस सब के लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मगर सारी जिंदगी उनको जान बोझ कर अपने साथ जोड़े रखना उनके साथ ज्यादती है। और सानिया, मैं जानती हूँ तुम्हारी और हाशिब की बहुत अच्छी दोस्ती है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हो। मुझे इस सब से कोई एतराज़ नहीं होगा। वैसे भी मेरे लिए सारिम की यादें बहुत हैं। मैं सारिम के साथ बेवफाई नहीं करना चाहती। प्लीज सानिया। वो इसे मनाते मनाते ये भूल जाना चाहती थी कि इसका अपना दिल इस वक्त मातम कर रहा था। बस करो अब्रेह, बेवकूफ़ों की सरदार हो तुम। मैं और हाशिब सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हमारे दरमियान कभी भी मोहब्बत व बुत का कोई सिलसिला नहीं रहा। कितने साल हमारी मंगी रही, मगर इसका और मेरा दिल कभी एक दूसरे के लिए वैसे नहीं धड़का जैसे एक खास शख्स के लिए धड़कना चाहिए। मंगनी से पहले और बाद तक भी हम बस दोस्तों की तरह रहे। कभी इसने मुझे और मैंने इसे आई लो यू तक नहीं कहा। मैं और वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे और हैं। प्लीज हमारे रिश्ते को तासुब की ऐनक लगाकर मत देखो। इसके चेहरे पर कभी मुझे देखकर वो चमक नहीं आई जो तुम्हारे सिर्फ जिक्र पर आती है। इसकी आंखों में तुम्हारे जिक्र पर सिर्फ मोहब्बत नजर आती है। डोनट बी सिली अब्रेह, वो तुमसे मोहब्बत करता है। इसकी मोहब्बत के लिए हमदर्दी और तरस जैसे बोसीदा लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो। वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। अब्रेह शशदर बस इसे सुनती जा रही थी। ऐसा नहीं हो सकता सानिया, वो ट्रांस की सी कैफियत में बोली। ऐसा हो चुका है मैडम, वो अपनी बात पर जोर देकर बोली। ये सारिम से बेवफाई होगी, और मैं ऐसा नहीं कर सकती। लोग क्या कहेंगे? वो जैसे अपने खदशात बताने लगी। देखो अब्रेह, तुम्हें कभी हाशिब ने कहा कि सारिम से मोहब्बत करना छोड़ दो? इसने नफी में सर हिलाया।
इसकी यही सच्ची मोहब्बत काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए कि इसने तुम्हें कभी सारिम की याद से ज़बरदस्ती पीछा छुड़ाने को नहीं कहा, तुम्हें कभी सारिम का जिक्र करने से मना नहीं किया। अब्रह सारिम एक खूबसूरत ख्वाब था, जबकि हाशिब एक खूबसूरत हकीकत है। अल्लाह ने तुम्हें हाशिब से ही मिलाना था, बस सबब सारिम बना। प्लीज़ इतने मुखलिस इंसान की मोहब्बत के साथ ये सब मत करो, वो तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा है। वो वक्त याद करो जब इसने तुम्हारी तकलीफ़ों को समेटा, इसे तकलीफ़ों से दो चार मत करो। वो तुम्हारे अलावा किसी के साथ खुश नहीं रह सकता, हत्ता कि मेरे साथ भी नहीं। ये सब अल्लाह का हुक्म है, इसकी हिकमत समझ कर कबूल कर लो। अपने साथ नाया के साथ और ख़ास तौर से हाशिब के साथ कोई ना इंसाफ़ी मत करो। सानिया का हर लफ्ज़ इसे सच्चा लगा, और जहाँ तक लोगों की बात है तो मुझे अफसोस है हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, जिस फेल को हमारे इस्लाम ने जायज़ करार दिया है, हम इस पर अपने ही फतवे लगाकर इसे किसी के लिए गुनाह बना देते हैं। अगर बेवा की शादी करना गुनाह होता तो हमारा मज़हब कभी उसकी इजाज़त न देता, वो मज़हब जो हर मज़हब से अफजल है। लोगों का तो काम ही बातें बनाना है। कोई कनवारी क्यों बैठी है, जिसकी शादी हो गई इसके बच्चे क्यों नहीं हो रहे, जिसने तलाक ले ली वो बदकिरदार बन गई। अब्रह यहाँ कदम कदम पर लोग बातें बनाते हैं, अपनी जिंदगी को लोगों की बातों की नज़र मत करो। हम हर वक्त हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और ना ये लोग कभी खुश होने वालों में से हैं। ऐसे लोगों का काम ही दूसरों को तकलीफ देना और फिर इस पर खुश होना है। सो जस्ट यूदीम, अपनी जिंदगी की खुशियों को हाथ बढ़ाकर हासिल कर लो। हाशिब बहुत लकी हैं कि इनकी जिंदगी में तुम जैसा मुखलिस दोस्त है। अब्रह ने मोहब्बत से इसके हाथों को दबाया। वो तो है, खैर मैं तुम्हारी भी दोस्त हूँ, डोनट वरी। जब जब वो बदतमीज तुम्हें तंग करे मुझे कॉल करके इसे सीधा करने के गिर पूछ लेना। वो एक आंख दबाते खुखलाई। कहती हो तो इस घामड़ को कहती हूँ तुम्हें आकर मनैले, वो शरारत से बोली। सानिया मैंने बहुत बदतमीजी की थी उनसे, अब वो कुछ घबरा गिर बोली भी अब ये तुम जानो और तुम्हारा मियाँ। इसने साफ हरी झंडी दिखाई। हेलो, और वो ऑफिस में बेहद मसरूफ था, फिर भी मोबाइल पर सानिया की कॉल देखकर पक कर ली। हाय, व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज भेज रही हो। जितने भी मसरूफ हो सब काम तर्क करके सिर्फ वो मैसेज सुन लो, कहते साथ ही इसने कॉल काट दी। वो चौंका, साथ ही व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज ब्लिंक करने लगा। इसने हैंड फ्री लगाकर प्ले किया और जो आवाज़ इसे सुनाई दी वो इसे हर काम फरामोश कर गई। सानिया ने इस दिन की अपनी और अब्रह की सारी गुफ्तगू मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। वो जान गई थी कि हाशिब इस कदर बदगुमान हो चुका है कि बआसानी मानेगा नहीं। सो इसे बेहतर यही लगा कि कोई ऐसा सबूत अब्रह का इसे दे कि वो इसकी बात समझ जाए, और सानिया का ये आइडिया काम कर गया। सब सुनने के बाद हाशिब ने गहरी सांस भरी। एक मर्तबा बताती तो सही, दिल में अब्रह से मुखातिब हुआ। फिर सानिया को काल मलाई। थैंक्स, उसे इस वक्त इससे बेहतर कोई लफ्ज़ नहीं लगा। अच्छा बस अब ये फॉर्मूल्स अपने पास रखो। बेहतर है कि ज़बरदस्ती सही मगर उसके पास जाओ और इसे मिना लो। अब तो वो बड़े आराम से मान जाएगी। हाशिब, इसे एक सहारे की बहुत अशद ज़रूरत है। न सिर्फ सहारा बल्कि मोहब्बत भी। वो भी तुमसे मोहब्बत करती है, बस इकरार करने से डरती है। और क्या ये ज़रूरी है कि वो इकरार करे? वैसे भी मोहब्बत का इकरार औरत को ज़िब नहीं देता, वो तो बस हर पल अपने अमल से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। ओके डियर, आई गेस कल चांद रात है, सो कल ही जाकर मैडम को ले आऊँगा। वो फ़ौरन अपना प्रोग्राम तरतीब देने लगा। दैट्स फैंटेस्टिक। और फिर ईद पर जब मैं तुम्हारी तरफ आऊँ तो दोनों एक परफेक्ट कपल के आरूप में मुझे मिलो। सानिया ने मुस्कुराते हुए इसे दिल से दुआएं दे। इंशाअल्लाह। तसव्वुर में अब्रह का मासूम सा चेहरा आया। मम्मी, क्या हम अब कभी दादों के घर नहीं जाएंगे? वो दोनों इस वक्त लाने टहल रही थी। चांद नजर आ चुका था, हर जानिब गहमा गहमी थी सिवाय एक इनकी जिंदगी के। वो वैसी ही साकित और जामिद थी। बहुत मर्तबा इसने सोचा कि हाशिब को कॉल मैसेज करके सॉरी बोले, मगर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अनाया भी बेहद उदास थी। शगुफ्ता बेगम और असफंद साहिब ने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी थी। वो चाहते थे उनके बच्चे अपने मसले खुद हल करें। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, गेट पर बैल बजी। थोड़ी देर बाद चौकीदार कोरियर का डब्बा उठाए इनकी जानिब आया, हाथ में एक बके भी थाम रखा था।
बीबी ये हाशिब भाई की तरफ से आए हैं। वो अब्रह के करीब आकर बोला जो हैरान नजरों से चीजों को देख रही थी। बाबा ने भेजे हैं। अनाया ने खुशी से नारा लगाया। वो जल्दी से नीचे बैठकर डब्बा खोलने लगी, जबकि अब्रह बके में मौजूद कार्ड की जानिब मुतवज्जे थी। फॉर्माई एंग्री बर्ड फराम योर नर्म दिल शहजादा। कार्ड पर लिखे अल्फाज पढ़कर वो बेइख्तियार हंस पड़ी। मम्मी ये देखें, बाबा ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। अनाया खूबसूरत सी फराक निकाल कर देख कर बोली। साथ में चूड़ियां और हेड बैंड्स भी थे। अभी वो ये सब देख ही रही थी कि मोबाइल पर हाशिब का लिंक जगमगाने लगा। इसने धड़कते दिल से फोन उठाया। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूं। अनाया को आंटी के पास छोड़कर अभी आ जाएं। घंटे में वापस आकर अपनी चीजें पैक करके वापसी की करे। बहुत दिन अंकल और आंटी का दिमाग खा लिया है आपने। सपाट लहजे में दिए गए हुक्म के फौरन बाद काल काट दी गई। वो डब्बा उठाए अनाया को अपने पीछे आने का कहती अंदर की जानिब बढ़ी। उम्मी हाशिब बाहर खड़े हैं। हम घंटे में आते हैं, आप अनाया का ध्यान रुकेगा। अनाया नानो को चीजें दिखाओ। हाँ बेटा खैर से जाओ, अभी हाशिब ने मुझे फोन करके बता दिया था। मैं तब तक तुम्हारी चीजें पैक करके रखूंगी। सदा सुहागन रहूं, वो खुशी से तमतमाते लहजे में बोले। जान गई थी इसका मसला हल होने वाला है। वो खामोशी से जिन कपड़ों में मौजूद थी उन्हीं में बाहर आई। दाएं जानिब हाशिब की गाड़ी खड़ी थी। इसे आते देखकर हाशिब ने फ्रंट डोर खोल दिया। इसके बैठते साथ ही वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। एक नज़र उंगलियां मरोड़ती अब्रह पर डाली। जर्द कपड़ों में वो खुद भी जर्द दिखाई दे रही थी। चेहरा मुरझाया हुआ था। जब जुदाई सह नहीं सकती थी तो ये सब खड़ूक पालने की जरूरत क्या थी। सामने देखते सर्द लहजे में कहा, इम सॉरी। यकदम वो चेहरा दोनों हाथों में गिरा कर रो पड़ी। अब्रह यार, एक हाथ से स्टीयरिंग छोड़कर इसे बाजू के हल्के में लिया और वो बिखरती चली गई। अगर आज बारिश नहीं हुई तो जरूरी है कि आप यहां जल्द हल कर दो। इसके बाल चेहरे से हटाते हुए वो हल्के फुल्के लहजे में बोला। मैंने आपको बहुत तंग किया ना। वो चेहरा इसके सीने से उठाकर रुंधी आवाज में बोली। बहुत ज्यादा। और अब एक्सीडेंट भी करवाओगी? वो हंसते हुए एक नज़र उसकी आंखों में देखकर बोला। क्या ये जरूरी था कि मैं आपको वही टिपिकल 3 अल्फाज आई लो यू बोलता और आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आता? वो इससे सवाल करने लगा जो वापस इसके कंधे पर सर रख चुकी थी। अब्रह, मोहब्बत एक एहसास का नाम है और इसे महसूस किया जाता है। मोहब्बत को लफ्ज़ों के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मैंने ये रिश्ता शुरू में आपको और अनाया को सहारा देने के लिए कायम किया था। हमारे निकाह से पहले मैं सानिया से मिला और उसने मुझे समझाया कि ये सब करने में कोई मुजाफा नहीं। मुझे भी आप ही की तरह खदशात लाहिक थे कि लोग क्या कहेंगे और आप क्या सोचोगी। मुझे लगता था मैं आपको मोहब्बत नहीं दे पाऊंगा। जाहिर है जो हालात थे, जो रिश्ता मेरा आपके साथ था। मगर फिर सानिया का एक जुमला मुझे ये ताल्लुक बांधने पर मजबूर कर गया। अपने दिल की बातें बताते इसने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी। अब्रह ने इसके कंधे से सर उठाया। हाशिब ने स्टीयरिंग से हाथ हटाकर उसके दोनों हाथ थामकर उन्हें सहलाया। सानिया ने कहा, हाशिब तुम अल्लाह के हुक्म पर सर झुका दो। मोहब्बत वो खुद तुम दोनों के दिलों में डाल देगा। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और वाकई अल्लाह ने आपकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में डाल दी। मैं आपको ऑब्जर्व करने लग गया और मुझे तकलीफ होती थी आपको उदास देखकर। फिर सारिम की बर्थडे वाली शाम के बाद से मैं खुद ब खुद आपकी जानिब खींचने लगा। आपको सोचना, आपसे बात करना, आपको तंग करना सब बेहद अच्छा लगने लगा। और फिर इस रात ये मोहब्बत बेहद मजबूत हो गई जब मेरे खो जाने के डर से अपने नींद में भी मेरे बाजू को मजबूती से थाम लिया था। मैं कभी आपको सारिम से मोहब्बत करने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि वो हम सबको भी इतना ही प्यारा है जितना आपको। एक और बात, आइंदा किसी किस्म की गलतफहमी पैदा हो, इसे मुझसे शेयर किए बगैर इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना। आपस के मसले मिल बैठकर हल करते हैं, दूरियां पैदा करके नहीं। और अब तो मैं आपकी और अनाया की दूरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहब्बत भरी नजरें मुसलसल इसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। बस एक रिक्वेस्ट है। हाशिब की बातें झुके सर से सुनते इसकी आखिरी बात पर इसने पलकें उठाईं और हाशिब को लगा इसकी धड़कन थम गई। बस थोड़ी सी जगह अपने दिल में मेरे लिए भी रख लेना, मोहब्बत से कहता अपनी नजरों से इसे पिघला रहा था। वो बेइख्तियार हंस पड़ी। आपने तो बहुत बड़ा प्लाट अपने नाम करवा लिया है।
वो शरारत से हंसी दबाते हुए बोली। हाय सो स्वीट ऑफ यू। बेसाख्ता हाशिब ने इसे दोनों बाज़ाहे के हल्के में लिया। मुझे तो मेरी ईदी मिल गई। अब आपको आपकी ईदी दिलाते हैं। इसके माथे पर मोहब्बत का निशान छोड़ते इसे आज़ाद करता वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मम्मी और डैडी को पता चल गया था कि मैं यहाँ क्यों आई थी, इसने शर्मसार लहजे में पूछा। हाँ मम्मी को मैंने बता दिया था। उन्हें यही मुनासिब लगा कि हम अपना ये इशू खुद हल करें। इसकी बात पर वो सर हिलाकर रह गई। तभी शगुफ्ता रोज़ इसे फ़ोन करती थी मगर कभी इसे जिताया नहीं था कि वो सब जान गई हैं। मैं एंग्री बर्ड हूँ। एकदम कुछ याद आने पर वो मुंह फैलाकर बोली। हाँ ना, और वो भी रीड वाला जो गुस्से में और भी फूल जाता है। वो इसे मज़ीद चलाने लगा। हाशिब, वो चलाई जी मेरी जान। हंसते हुए इसे प्यार से अपने साथ लगाया। मैं 3 सूट लूँगी। मेरी तरफ से पूरी दुकान ले लेना। और तो कुछ नहीं होगा, मेरा दिवालिया हो जाएगा। दोनों की नोक-झोंक जारी थी। और मोहब्बत यही तो है एहसास का नाम। वो एहसास जो हाशिब ने अब्रह को दिया और जो अब्रह ने हाशिब को।